Good morning, children. Today I will teach you history, chapter 3 from gathering to growing food. आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेटा मतलब खाना इकट्ठा करने से लेकर फूड उगाने तक के बारे में जानेंगे हम लोग हैं कि खेती की शुरुआत कैसे हुई, लोग फार्मर कैसे बने हैं, हर्डर कैसे बने, आगे सब इसके बारे में ज़्यादा इसमें हम लोग पढ़ेंगे। समझ गए? और कैसे शुरुआत हुई, कैसे लोग फार्मर बने, हर्डिंग बने, है ना, कैसे उन लोग का सटल लाइफ कैसे उनका आगे आया है, और टूवर्ड्स सटल लाइफ है, सब काफ़ी चीज़ों के बारे में इसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे बेटा। समझ गए? जैसे वैरायटी ऑफ फूड्स, टुडे मोस्ट ऑफ आवर फूड सच एज फ्रूट, vegetables, grain, milk and meat comes from plants that are grown and animals that are reared। देखिए आजकल जो हम लोग भोजन खाते हैं वो तो या तो प्लांट से आते हैं चाहे एनिमल से आते हैं। अब प्लांट से जो आते हैं बेटा, जैसे प्लांट से क्या क्या आते हैं, जैसे हम लोग खाते हैं जो प्लांट से आते हैं वो जो खाते हैं हम लोग वो उसे जैसे पौधों का यूज़ किससे, फूड ग्रेन में यानी अनाज के लिए करते हैं। जैसे इसमें हम लोग वीट लेते हैं, खाते हैं, इससे वीट है, राइस है, कॉर्न है बेटा, बार्ली मतलब ज्वार, मिलेट बाजरा है, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, नट्स, बेरीज और हर्ब्स। ये सब जो है बेटा, ये सब वेराइटी ऑफ थिंग्स जो है कहाँ से मिलती हैं बेटा, हमको प्लांट से मिलते हैं। सब खाने की चीज़ हमको प्लांट से मिलते हैं। एनिमल से क्या मिलते हैं बेटा, एनिमल से हमको मिल्क मिलता है, मिल्क प्रोडक्ट मिलते हैं, उनके एग्स मिलते हैं, मीट मिलते हैं। समझ में आया? वही बता रहे हैं, हम लोग खाते हैं। डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट कंडीशन। राइस फॉर एग्जाम्पल रिक्वायर्स मोर वाटर देन वीट एंड बार्ली। देखिए जो डिफरेंट प्लांट है वो डिफरेंट कंडीशन में ग्रो करते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही क्लाइमेट में एक ही प्रकार के सभी प्रकार के पौधे ग्रो कर जाए, ऐसा नहीं होता है। जैसे राइस के लिए क्या है बेटा, ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है किसकी तुलना में, जो वीट और बार्ली, जो जहाँ वीट और बार्ली चाहिए जहाँ ग्रो करेंगे उसके लिए पानी ज़्यादा जरूरत नहीं है बेटा, लेकिन आपको राइस के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे एरिया में जहाँ पानी हो वहाँ पे राइस की खेती की जाती है बेटा। दिस explains why farmers grow some crops in some areas and not in other areas। Different animals टू प्रीफर डिफरेंट इन्वायरमेंट। इसी तरह से डिफरेंट एनिमल्स भी डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहते हैं, जैसे अलग अलग इन्वायरमेंट में रहते हैं। फॉर जैसे इंस्टेंस शीप एंड गोट कैन सर्वाइव मोर इजली देन कैटल इन ड्राई। जैसे इन ड्राई हिली इन्वायरमेंट, जैसे ठंडे पहाड़ी जगहों पे, ठंडे इन्वायरमेंट में जैसे आपका ये शीप और गोट वो सर्वाइव कर जाएंगे बेटा। लेकिन जो बड़े जानवर जैसे कैटल है, इसमें काऊ है, बुफेलो है, ऑक्स है, ये सब जो है बड़े जानवर हैं, वो ज़्यादा हिली एरिया में वो लोग सर्वाइव उतना जल्दी नहीं कर पाते हैं बेटा। लेकिन आपके शीप और गोट वो हिली एरिया में इन्वायरमेंट में वो रह जाएंगे। समझ गए? अब पढ़ेंगे द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, यानी लोग कैसे फार्मर बने, कैसे खेती का शुरुआत हुआ और कैसे लोग झुंड में जानवरों को पालना शुरू किए बेटा, उसके बारे में जानेंगे, है ना। देखिए the climate we have seen in chapter 2 that the climate of the world was changing and so were plants and animals that people used as food। हम पहले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में बताया था कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता रहता है तो उसी हिसाब से फिर वार्म होता है तो फिर ग्रासें आती हैं, फिर ये ग्रेन ग्रास उग जाते हैं, तो इसी तरह से खेती शुरू है। तो इस तरह से बेटा हमारे क्लाइमेट में किस चीज़ का चेंजेस आता है, जैसे एस्ट्रॉयड, कभी कभी एस्ट्रॉयड भी बेटा धरती पे गिर जाता है तो उससे भी हमारे क्लाइमेट में चेंजेस आ जाते हैं। कभी सुपर वॉल्केनो, कभी सुपर वॉल्केनो के फटने से भी हो जाता है बेटा। कभी कभी आइस एजेस आते हैं, जैसे 70,000 साल पहले आइस एजेस आए थे, उसमें क्या हुआ, समुद्र के पानी, नदी के पानी सब एकदम जम गए थे और पूरा ठंडा हो गया था। उससे भी क्लाइमेट भी चेंज आता है, मतलब वो उसमें भी कोई ज़्यादा जानवर भी नहीं हो पाते, कोई ठंडे में तो कोई पेड़ पौधे भी नहीं होंगे बेटा। उसके फिर 70 पहले आइस एजेस आए थे बेटा, फिर एक मिनी आइस एजेस आए थे, जो आए थे कब आए थे, 20,000 से पहले से लेकर 15,000 साल पहले तक गए थे। इसमें भी जो पूरा था एटमॉस्फेयर पूरा ठंडा हो गया था, पूरा समुद्र का पानी ये सब जम हो गया था बेटा। हाँ, इस तरह से क्लाइमेट उसमें मेरा अर्थ क्या था, ठंडा हो गया था। लेकिन जैसे जैसे हमारा धीरे धीरे जैसे क्लाइमेट हमारा चेंज हुआ, गर्म होना शुरू हुआ, तो डिफरेंट टाइप के ग्रास उगना शुरू हो गए। तो उसी ग्रास में कुछ ग्रेन ग्रास भी उगना शुरू हो गए बेटा। समझ गए हैं? ग्रेन ग्रास भी आने लगे हैं।
तो क्या हुआ, तो प्लांट्स दैट एनिमल्स दैट पीपल यूज्ड एज फूड, तो men and women and children probably observed several things. Their places where edible plants were found, how seed broke off stalks fell on the ground. जब देखिए उस समय लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, जो थे वो मेन वोमेन और चिल्ड्रन, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि देखिए कुछ वहाँ पे इडेबल प्लांट मतलब जिसको हम खा सकते हैं, माने प्लांट का वो भाग, उसमें जो कोई ऐसा भाग है जिसको खाया जा सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इडेबल प्लांट्स। वो देखे ग्रो करने लगा, और उसके सीड, जो सीड उसमें होते हैं वो सीड अगर जमीन पे गिर जाते हैं बेटा, उसके स्टॉक मतलब समझते हैं, जहाँ पे सीड रहता है, जैसे ये मान लीजिए पौधा है, उसमें स्टेम में सीड है, अगर वो स्टेम अगर थोड़ा सा उसमें सीड है तो अगर वो नाजुक होता है तो गिर जाता है, तो उसमें जो सीड जो गिर जाता है ना बेटा, उससे फिर ग्राउंड में गिरता है, उससे नए प्लांट निकलते हैं। समय स्टॉक से अगर वो सीड गिरते हैं तो नए प्लांट उससे निकल जाता है, तो उस समय उन लोगों के लिए बहुत अजीब लगा कि अरे एक प्लांट हमने लगाया, उसके सीड से जमीन पे गिरने से और भी नए नए प्लांट निकल गए, तो उन लोग को बहुत अच्छा लगा देख के। परहैप्स दे बिगिन लुकिंग आफ्टर प्लांट, तब उन्होंने क्या किया, शुरू किया पेड़ पौधों का देखभाल करना शुरू किया, प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम बर्ड्स एंड एनिमल्स सो दैट दे कुड ग्रो एंड द सीड्स कुड रिपेन। देखिए जब उन्होंने देखा कि नए नए प्लांट्स हमारे हो रहे हैं, बीज हमारे अच्छे आ रहे हैं उसमें, तो उन्होंने उसका देखभाल करना शुरू किया। अब जब बीज उसमें तैयार हो जाएंगे अच्छे, तो जानवर भी जो रहेंगे वो भी खाने की कोशिश करेंगे कि वो भी खाएंगे, और चिड़ियों का झुंड भी जब सीड पक जाएगा तो उन लोग भी खाने की कोशिश करेगा। तो उनको क्या आया समझ में कि नहीं, हमको इतना मेहनत करके अगर हम खेती कर रहे हैं तो हमको इन जानवरों से, चिड़ियों से अपने को फसल को बचाना है बेटा, समझ गए हैं, बर्ड्स एंड एनिमल्स सो दैट दे कुड ग्रो एंड द सीड्स कुड डिपेंड है, क्योंकि जो वो पक जाता था तो वो लोग खाते थे, तो इसलिए उसको बचाना पड़ता था। इन दिस वे पीपुल बिकेम फार्मर्स, इस तरह से लोग धीरे धीरे क्या बन गए बेटा, फार्मर्स बन गए। समझ में आया कैसे कि प्लांट्स पहले उगने लगे, उसमें से सीड जो जमीन पे गिरा उससे नए प्लांट आने लगे, तो उन्हें कहा करिए तो बहुत अच्छा अच्छा प्लांट इसमें आ रहा है, तो फिर उन्होंने उसको देखभाल करना शुरू किया कि नहीं अब इससे हमको अच्छा चीज़ मिलेगा खाने के लिए, तो इसीलिए फिर उनको अपना जानवरों से और इससे चिड़ियों से बचाने का काम शुरू किया। समझ में आया, इस तरह से वो लोग फार्मर बन गए। नेक्स्ट आइए, ये women, men and children could also attract and then tame animals by leaving food for them near their settler। और उन्होंने क्या किया, जानवरों को पालतू बनाना सीख गया, जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया, उनको बाय लिविंग फूड फॉर देम, अपने अपने घरों में रखना शुरू किया उसको है। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज द वाइल्ड एलिस्टर ऑफ द डॉग, जो पहला जानवर था जिसको पालतू बनाया गया वो क्या था बेटा, डॉग। वो क्या था बाबू, डॉग। वैसे तो सभी वाइल्ड एनिमल थे, लेकिन पहले डॉग को पालतू बनाया गया। लेटर पीपुल इनकरेज एनिमल्स दैट वेयर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंपस वेयर दे लिव, लेकिन फिर बाद में लोग जो नाजुक होते हैं, जेंटल मीन्स नाजुक इन बिहेवियर, नाजुक मतलब जो थोड़ा सा नाजुक हो, उनको उन्होंने अपने कैंपस में रखना शुरू किया, मतलब उसको पालना शुरू किया कि नहीं वैसे जानवरों को हम लोग उसको रख सकते हैं। दिस एनिमल्स सच एज, इसमें कौन सा जैसे नाजुक एनिमल्स में जैसे आएंगे क्या, शीप है, गोट है, कैटल है, एंड ऑल्सो द पिग लिव्ड इन हर्ड्स है, एंड मोस्ट ऑफ देम आर मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास। देखिए जो जो नाजुक में है जिसको हम लोग उसको पाला जा सकता है, क्या है, शीप है, गोट है, कैटल है ना, एंड आल्सो द पिग, पिग एंड उसको झुंड में रख के उन लोगों ने उसका पालना शुरू किया बेटा, जो क्या खाते हैं अधिकतर घास। ऑफन पीपुल प्रोटेक्टेड दिस एनिमल्स फ्रॉम अटैक बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स, और दूसरा वाइल्ड एनिमल्स इस पर अटैक न करते, उससे उनको बचाव भी करना था। भाई जो जानवरों को हम पाल रहे हैं, पालतू बना रहे हैं, उसको रख रहे हैं, तो उसको दूसरा वाइल्ड एनिमल्स उस पर अटैक न करे, उससे भी उनको प्रोटेक्ट करना था। दिस इज हाउ दे बिकेम हर्डर्स, इस तरह से वो हर्डर्स बनना शुरू किए, मतलब झुंड में जानवरों को पालने वाले बन गए। समझ गया बेटा। अब पढ़ेंगे डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिक मतलब घरेलू है ना। डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपुल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स, मतलब कैसे लोगों ने प्लांट और उसको एनिमल्स को देखभाल किया, किस प्लांट को ग्रो किया और किस एनिमल को उन्होंने पालना शुरू किया।
very often plants and animals that are tended by people become different from wild plants and animals. देखिए लोग वैसा जानवरों को पालना शुरू किया जो थोड़ा वाइल्ड प्लांट से और वाइल्ड एनिमल से जो डिफरेंट थे, है ना। किस तरह से डिफरेंस से बताते हैं। दिस इज बिकॉज पीपुल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन, है। जो वाइल्ड एनिमल और वाइल्ड प्लांट से जो डिफरेंट था उस प्लांट को और उस एनिमल्स को उन्होंने पालना शुरू किया। क्योंकि दिस बिकॉज पीपुल सेलेक्ट प्लांट, कुछ प्लांट को उन्होंने चूज किया। किस टाइप के प्लांट्स को चूज किया वो बताते हैं। एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन, और ऐसे एनिमल्स को जिसको वो घरेलू बना सके। फॉर एग्जाम्पल दे सेलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज, समझ गए। दे ऑल्सो सेलेक्ट प्लांट्स दैट यील्ड लार्ज साइज ग्रेन, जिनका वो सीड जो हो बड़ा साइज हो, जिससे हमारी पैदावार ज्यादा होगी, ऐसा बड़े साइज का सीड उन्होंने चूज किया। एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, और स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स मतलब जिसमें जैसे मान लीजिए पौधा है और पौधा में जो स्टेम में जो बीज होते हैं ना बेटा, जिसमें बीज लगते हैं स्टॉक बोलते हैं, वो स्ट्रांग होना चाहिए। और नहीं तो नहीं स्ट्रांग होगा तो आप इतना मेहनत से खेती कर रहे हैं, अगर वो पक जाएगा सीड तो फिर वो क्या होगा, डंठल वो झुक जाएगा, गिर जाएगा, तो आपका सब मेहनत बेकार हो जाएगा। तो वही कह रहा है हैव ए स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, स्टॉक्स जो था मजबूत होना चाहिए, समझ गए। ऐसा प्लांट्स को उन्होंने चूज किया। कैपेबल ऑफ बेयरिंग द वेट ऑफ द रैप ग्रेन, वही कह रहा है, मैंने उसमें ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि जब तक वो पके तो उसको वो पकड़ के रखे रह सके, वो स्टेम वो झुके ना, समझ गए, टूटे ना, डंठल जो है स्ट्रांग होना चाहिए, है। सीड्स फ्रॉम सेलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व एंड शोन टू इंश्योर दैट न्यू प्लांट्स विल हैव द सेम क्वालिटीज। और ऐसे सीड को सिलेक्ट किया गया, सीड्स फ्रॉम सेलेक्टेड फ्रॉम प्लांट्स और प्रिजर्व, और ऐसे सीड्स को भी सेलेक्ट किया गया जो कि उसको आप सुरक्षित रख सकते हैं, मैंने संभाल कर रख सकते हैं, जैसे है। एंड और उसको संभाल के भी रख सकते हैं, कुछ तो सीड्स आप खाएंगे भी और कुछ उसको संभाल कर प्रिजर्व करके रखेंगे। मान लीजिए सर्दी में आपको खाना नहीं मिला, नहीं कुछ हुआ, तो आप जो स्टोर करके सीड्स रखेंगे उसको भी आप खा सकते हैं। और क्या उस सीड्स को दोबारा भी आप उसको बोएंगे तो उससे भी नया प्लांट्स आएगा, तो वील हैव सेम क्वालिटीज, उससे भी उसी प्रकार के आपको ग्रेन्स खाने को मिलेंगे, है, सेम क्वालिटीज के ग्रेन्स आएंगे, समझ गए बेटा। amongst animals those are relatively gentle are selected for breeding, और एनिमल्स उसी को बताए ऐसे एनिमल्स को जिनको जो जेंटल हो वाइल्ड एनिमल्स के तुलना में, जैसे एज ए कैसे हो बेटा, वैसे जैसे इसमें जेंटल हो, जैसे मान लीजिए किसान है, किसान 50-60 शीप का जो है उसको झुंड को वो पाल रहा है, उसमें उसको कभी मान लीजिए खाने का कुछ खेती वाला अनाज खाने का मन नहीं किया, वो जानवर खाने का मन किया, तो कुछ शीप को मार के खा लेगा बेटा, और कुछ शीप को अपना उसका ऊल, उसके बाल से ऊल निकालता है, कुछ को अपने खेती के लिए में किसी में भी काम लेता है बेटा। तो क्या है, तो ऐसा क्या होता है, जो शीप का जो झुंड होता है उसमें जो एग्रेसिव जो शीप होता है उसको वो लोग पहले मार के खाते हैं। क्यों खाते हैं पहले मार के, क्योंकि वो क्या कहता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान देता है, इसलिए जेंटल वालों को लोग सेव करते हैं, उसको बचाते हैं, उसको नहीं मारते हैं, क्योंकि जो अग्रेसिव वाले हैं उसको पहले मार के खा जाते हैं। ऐसे एक पीढ़ी में उसको मार खाए तो उनका ग्रो नेक्स्ट पीढ़ी में उनका बर्थ नहीं होगा बेटा, धीरे धीरे फिर नेक्स्ट पीढ़ी में फिर अगर कोई अग्रेसिव शीप आया तो उसको भी मार के फिर खा जाएंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे जो जितने अग्रेसिव शीप हैं वो सब डिस्ट्रॉय होते जाएंगे, नष्ट होते जाएंगे, और उनका पीढ़ी मतलब समाप्त होता जाएगा, और जो नाजुक जो शीप है वो डेवलप होते चले जाएंगे, मतलब उनका ग्रो हो जाएगा बेटा। तो वही कह रहा है इस तरह का। तो क्या हुआ कि सेलेक्टेड फॉर द ब्रीडिंग, उनके पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह से उसको पाला गया। फिर क्या हुआ, जैसे बने कि उनको जैसे कि शिप पाल रहे तो उनके बच्चे आगे हुए तो उनको भी पाला जा रहा है, फिर उनके आगे हुए बच्चे तो उनको भी पाला जा रहा है, इस तरह से उनको किया जाता है। ऐसे धीरे धीरे होते वो अग्रेसिव वाले निकल जाते हैं, उनका पीढ़ी उनका जो होता है जनरेशन समाप्त हो जाता है बेटा, और जो नाजुक वाले रहते हैं शिप वो रह जाते हैं। तो इसी तरह से करा। एज ए रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। इस तरह से जो हमारे डोमेस्टिक प्लांट्स
और जो एनिमल्स हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट से। किस किस प्रोसेस में, किस उसमें अलग हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। मान लीजिए कैटल में, मान लीजिए ये काऊ और ये बुफेलो, बैल का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। जो जंगल में रहेंगे बेटा उनका थोड़ा साइज भी बड़ा होता है, और जंगल में रहने से बेटा उनको जंगली घास खाना होता है, तो जिससे उनको दांत थोड़ा बड़े बड़े होने चाहिए। और जंगल में रह रहे हैं तो भाई उनकी आपस में लड़ाई भी होगी, तो इसलिए उनको क्या होता है कि उनको उनका जो सींग होता है वो भी बड़ा बड़ा होना चाहिए। इसमें देखिए एक और बात बता रहे, जैसे कि कह रहे हैं हैं तो इसमें क्या इस तरह से है जैसे कि इसमें, जैसे किस तरह, जिसमें फॉर एग्जाम्पल द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। वही बता रहा है इसमें क्या रीजन के साथ होता है। पहले इवोल्यूशन, जिस तरह से हालात होते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म उसी हिसाब से इवॉल्व इवॉल्व हो जाते हैं बेटा, चाहे वो फिजिकल सेंस में हो चाहे वो मेंटल सेंस में हो। आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे चेंजेस आ जाते हैं। वही बता रहा है कि अगर वो जंगल में रह रहे हैं, वो जो है काऊ और बुफेलो, तो वो साइज में बड़े होते हैं बेटा, और वो जंगली घास खाना होता है, इसलिए उनके दांत भी बड़े बड़े होते हैं। और जंगल में है तो उनको भी लड़ाई आपस में होती है, तो उसके लिए सिंग भी चाहिए उनको, तो सिंग भी इस तरह से उनके बड़े बड़े होते हैं। समझ में आया। और इसी तरह से कह रहे हैं लेकिन जो हमारे जिसको हम पालतू बना लेते हैं, जिस जानवर को, उनको हम लोग घास काट काट के दे रहे हैं, उनको अलग से उनका सानी पानी देते हैं, तो उनका जो होता है उतना ज़्यादा मेहनत उनको नहीं करना पड़ता है, उनका पाचन भी सही रहता है, वो अच्छे से उसको खा लेते हैं उसको ज़्यादा उनमें मेहनत नहीं करना पड़ता भाई। और जब किसान एक खेत बना के 50 उसको उसमें रख रहा है, उसको पाल रहा है, तो उसमें आपस में उन लोग को लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि समय से उनको पानी मिल जा रहा है, खाना मिल जा रहा है, सब मिल जा रहा है। तो धीरे धीरे उनका जो है सिंग वो छोटे होने लगते हैं और दांत भी छोटे हो जाते हैं बेटा, इसकी तुलना में जो वाइल्ड एनिमल्स की तुलना में, जो आपके जो काऊ और बिफोलो हैं, इस तरह से वो डिफरेंट हो जाते हैं। समझ में आया। फिर डोमेस्टिकेशन वाज ए ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना। ये प्रोसेस अचानक नहीं हुआ बेटा, धीरे धीरे इस तरह से हुआ। इट बिगेन अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। ये कब शुरू हुआ बेटा? 12,000 ईयर्स अगो। वर्चुअली ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस दैट वी यूज एज फूड टुडे इज ए रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। समझ आए? Domestication. Some of the earliest plant to be domesticated were wheat and barley. The earliest domesticated animal include sheep and goat. देखिए जो सबसे पहले जो जो प्लांट को जो डोमेस्टिकेट किया गया वो कौन थे बेटा? सबसे पहले वो वीट और बार्ली को हम लोगों ने सबसे पहले उसको फसल उसका उगाना शुरू किया। और उसके बाद जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स कौन है? शीप और गोट को। वैसे तो डॉग को तो सबसे पहले पाला गया बेटा, लेकिन झुंड में जो पाला गया उसमें सबसे पहले अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल कौन है बेटा? उसमें शीप एंड गोट, जो कि झुंड में पाला गया। इस तरह से धीरे धीरे वो लोग हर्डर्स बन गए बेटा। अब ए न्यू वे ऑफ लाइफ, अब ए न्यू वे ऑफ लाइफ क्या है इसमें जानेंगे उनका। इफ यू प्लांट ए सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। समझ गए? हाँ, अगर कोई भी सीड को अगर उसमें बोते हैं तो उसमें प्लांट आने के उसमें टाइम लगता है बेटा। दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, वीक्स, मंथ्स एंड इन सम केसेस ईयर्स। ओके, when people begin growing plants, it means that they have to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away from their away animals and birds till the again depend टैपेंट। देखिए बेटा क्या कह रहा है, जब लोगों ने प्लांट को ग्रो करना शुरू किया तो उनको देखभाल करने के लिए उसमें उनको पानी चाहिए डालने के लिए बेटा, है ना। और तो उसको करने के लिए पानी देना चाहिए उसमें, और क्या करना चाहिए? वाटरिंग और वीडिंग मतलब जो हम लोग जो अपना जो फसल लगाते हैं उसके आसपास भी कोई आलतू फालतू भी पेड़ पौधे खिल जाते हैं, उग जाते हैं, तो जिसको आलतू फालतू पौधे होते हैं, वेस्ट पौधे, उनको भी नहीं करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं वीडिंग। माने जो आलतू फालतू पौधे अगल बगल जो हमारे प्लांट्स के आगे जो निकल जाते हैं वो जगह भी घेरते हैं, और दूसरा हमारे जो प्लांट हो उसको भी डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं, तो उसको भी निकालना पड़ता है। और क्या करता है? एनिमल्स एंड बर्ड्स। हमने बताया कि अगर हमारा पौधा तैयार होता है तो उस पर जो सीड पक जाते हैं तो एनिमल्स भी खाने की कोशिश करते हैं, और चिड़ियों का झुंड भी खाने लगता है, तो उससे हमको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। जब तक हमारा फसल पक नहीं जाता उसको हमको प्लांट को रक्षा करना पड़ता है।
पड़ता है। इस तरह से इस प्रोसेस में उन लोग को बहुत लंबे समय तक वहाँ रहना पड़ता था, जहाँ पे वो प्लांट खेती करना शुरू करते बेटा, समझ गए। एंड देन ही ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड। देखिए जो वो सीड तैयार होता है वो दोनों तरह से काम आता है, एक तो खाने के लिए और स्टोर करने के लिए। तो कुछ खाएंगे भी और कुछ स्टोर करेंगे बेटा, है ना। पीपल हैव टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट इन मेनी एरियाज। दे बिगन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स। इस तरह से स्टोर करने के लिए उन्होंने क्या किया, मिट्टी का बहुत बड़े बर्तन बनाना शुरू किए जिसमें कि वो सीड को रख सके बेटा, है। वो बास्केट्स और पत्तियों से बुने हुए बास्केट बनाना शुरू किए, और डग पिट्स बनाना शुरू किए, हैं। डग पिट्स मतलब जमीन में गड्ढा खोद के उसमें सीड को रखना शुरू किया। सबका पिक्चर हम आपको दिखाएंगे आपको, है ना। इनटू द ग्राउंड में वही जमीन के नीचे गड्ढा खोद के उसमें भी सीड को रखना शुरू किए। मतलब समझ में आएगा, फूड तैयार हुआ, सीड अगर तैयार हो गया तो उसको खाने के लिए भी चाहिए और उसको स्टोर करने के लिए भी चाहिए। तो स्टोर करने के लिए क्या क्या है, मिट्टी के बर्तन बनाए हैं, डग पिट्स बनाए, और मतलब डग पिट्स में रखे उसको, इस तरह से किए, है ना। अभी हम आपको फिगर दिखा दें डग पिट्स का, कैसे उन्होंने उसको रखना शुरू किया। ये देखिए डग प्लेट्स, देख रहे हैं, गड्ढा बना के जमीन में उसको इसमें अपना फूड को स्टोर करना शुरू किए, सीड को स्टोर करना शुरू किए बेटा, समझ गए। इस तरह का फिगर अभी और अब दिखाएंगे आपको, देखेंगे तो ज़्यादा थोड़ा सा समझ में आएगा आपको, है ना। Storing animals. Animals multiple natural beside if they are looked after carefully. They provide milk, which is an important source of food. Animals को हम animals हमको क्या मिलता है बेटा, मिल्क मिलता है, which is important source of food. फूड का एक important source है वो मिल्क, and क्या मिलता है, मीट whenever required, है। In other words, animals that are reared can be used as a store of food. अब क्या पढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। यू विल नोटिस ए नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स। उस पहले वाले उसकी बात कर रहा है बेटा, पेज नंबर 14, है ना। ईच मार्क्स अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। उन्होंने जो पहले के जो फार्मर्स है, हर्डर्स है, उनको उसमें उन्होंने पाया, देखा। दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। कहाँ का कुछ सब कॉन्टिनेंट में पाए गए हैं। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब पेज पलट कर देख लीजिएगा बेटा। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट, इन द प्रेजेंट डे कश्मीर, अभी जो है कश्मीर में है वहाँ भी पाए, एंड इन ईस्ट एंड द साउथ इंडिया। टू फाइंड आउट whether this site were settlement of farmers and herders। यहाँ पे उनके सेटलमेंट्स पाए गए, किसके बेटा, फार्मर्स के और हर्डर्स के। साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोन्स, है। जो साइंटिस्ट है उसके प्लांट्स का और एनिमल्स के बोन्स का स्टडी कर रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन ऑफ ब्रंट ग्रेन, these may have been burnt accidentally or on purpose. Scientists can identify these grains, and so we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent. They can also identify the bones of different animals, हैं, different animals के bones को भी identify किए। Look at the table below, ये देखिए बेटा, ये look at the table below to see where evidence of grain and bones of domesticated animals have been found। जैसे grain and bones हैं, और नेक्स्ट साइड से जैसे wheat, barley, sheep, goat, कैटल कहाँ साइड मिले बेटा, मेहरगढ़, इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। फिर राइस ये फ्रेगमेंट्री एनिमल्स बोन्स कहाँ मिले बेटा, ये कोल्डवा, इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट राइस कैटल हुफ मार्क्स ऑन क्ले सरफेस कहाँ मिले, महागढ़, इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश। वीट एंड लेंटिल्स पल्सेस जो हैं ये गुफरा इन प्रेजेंट डे कश्मीर में, है ना। वीट एंड लेंटिल, डॉग, कैटल, शीप, गोट, बुफेलो, ये कहाँ बोले, बुडजोम, इन प्रेजेंट डे कश्मीर में है ये बुडजोम बेटा, है। वीट, ग्रीन, ग्राम, बार्ली, बुफेलो, ऑक्स, ये सब कहाँ मिले, चिरेंड, इन प्रेजेंट डे बिहार में। मिलेट
कैटल, शीप, गोट, पिग, ये सब कहाँ मिलते बेटा? हल्लूर, इन प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में है ये। यहाँ पे इनका साइट्स, ये इनका ये कहाँ मिले? ग्रेन और बोन्स का इनका साइट्स कहाँ है? ये हल्लूर, इन प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में है। फिर ब्लैक ग्राम है, काला चना, मिलेट, कैटल, शिप, पिग, ये इन प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश है ना, पल्ली है ना। दीज आर जस्ट सम ऑफ द साइट्स फ्रॉम विच ग्रेन एंड बोन्स हैव बीन फाउंड। ओके, इसको आप लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट, टुवर्ड्स ए सेटल लाइफ। देखिए सेटल लाइफ क्या था? सेटल लाइफ क्या था बेटा? पहले तो अर्ली मैन जो थे अपना भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। अगर एक जगह ज़्यादा समय रह जाएंगे तो वहाँ के आसपास के जो वो लोग पहले तो हंटर गैदर्स थे बेटा, वो पहले तो जानवरों को मार के खाते थे और पेड़ पौधे से अपना भोजन इकट्ठा करते थे बेटा। तो क्या हुआ कि उन लोग फिर अगर नहीं वो ट्रांसफर एक जगह से दूसरे स्थान नहीं जाएंगे तो कैसे वो उनका काम चले, कैसे वो जानवर को खाएंगे? वो किसी जहाँ रहते थे जाना ही पड़ता था, नहीं तो किसी जहाँ रह जाएंगे तो उनका खत्म हो जाता था भोजन उनका, है। तो पहले अर्ली मैन क्या जगह बदलते थे, क्योंकि वो एक जगह पर रखना सामान वही खाना खत्म हो जाता था। जब खेती करना शुरू किया तब उन्हें एक ही जगह खाना मिलने लगा तो सीड स्टोर भी करना भी सीख जाते थे। जब खेती करना शुरू किए तो उनको एक ही जगह रहना पड़ने लगा, उसको देखभाल करना पड़ा पेड़ पौधों का, और उसको सीड को स्टोर भी करना भी पड़ा, है। और दूसरा क्या हुआ कि जब खेती के बाद भी क्या हुआ कि बेटा दूर नहीं जा, खेती जब करना शुरू किए तो दूर नहीं जा सकते थे, दूर नहीं जा सकते थे, यानी उसमें खेत में पानी डालना चाहिए उनको, उसको एनिमल्स से और चिड़ियों से उसकी फसल को रक्षा भी करना है ना। इस तरह से फिर लोगों ने लंबे समय तक उस जगह पर रुकना शुरू किया, है, रुकना लगा। इस तरह से यानी सेटल्ड लाइफ की तरफ लोग बढ़ने लगे, सेटल्ड लाइफ की तरफ बढ़ने लगे। उसी के बारे में बता रहे, जैसे आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हर्ट्स ऑफ हाउसेस एट सम साइट्स। देखिए आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या पाया, जहाँ पे लोग खेती कर रहे थे वहाँ पे उन लोगों को क्या मिला? ट्रेसेस ऑफ हर्ट्स मिले हैं, हर्ट्स और हाउसेस मिले वहाँ पे कुछ। और फॉर इंस्टेंस इन बुरजाओं इन प्रेजेंट डे कश्मीर में बताएं, पीपल बिल्ट पिट हाउसेस। पिट हाउसेस मतलब गड्ढे के नीचे कमरे बनाए, एक घर जैसा, समझ में आया? पिट हाउस भी दिखाते हैं आपको, फिगर में दिखाते हैं बेटा ना, गड्ढे के नीचे कमरे बनाए एक घर जैसा, पिट हाउस विच वे डग इनटू ए ग्राउंड विथ स्टेप लीडिंग इनटू देम। दिस में हैव प्रोवाइडेड सेटलर इन कोल्ड वेदर। कोल्ड वेदर में इसमें यहाँ पे लोग रह सकते थे, उसको रहते थे उसमें। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड कुकिंग हट। कुकिंग हट मतलब खाने बनाने की जो भट्टी होती है उसको उन्होंने वहां पे देखा बुरजोम में, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट्स, which suggests that depending on the weather people could कुक फूड आइदर इंडोर और आउटडोर। वो लोग उन्होंने देखा कि जो ये खाना बनाने की भट्टी है बेटा वो घर के अंदर भी मिले बेटा और घर के बाहर भी मिले। और ये सोचा जा रहा है कि जब भाई ये कश्मीर की बात हो रही है और ठंडा जब पड़ता था तो हो सकता है लोग घर के अंदर खाना बनाते होंगे, जब वेदर सही रहता होगा तो घर के बाहर आके खाना बनाते थे बेटा, है ना। ये पिट हाउस आपको भी दिखाते हैं, पिट हाउस कहाँ है ना, आपको फिगर में दिखा देते एक बार। पिट हाउस किसे कहते हैं? जिसमें ये देखिए, देख रहे हैं, ये गुजराम पिट हाउस देख रहे हैं, ये गड्ढे के नीचे कमरे बनाए गए एक घर जैसा, देख रहे हैं? ये फिगर आप देखिए, है ना। नेक्स्ट भी दिखाते हैं आपको, ये तो आप देखें, ये जो ये दिखाई, ये तो आप ये डग पिट्स है, ये जो जिसमें अनाज गड्ढा करके रखते थे, गड्ढा करके सीड जो रखते थे वो है बेटा। और आपको दिखा रहे वो, ये देखिए ये वाला कुछ, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये देखिए है, ये पिट हाउस है। ये क्या है आपका? पिट हाउस है, गड्ढे के नीचे कमरे बनाए गए एक घर जैसा, समझ गए? ये है बेटा, फिगर देखेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी आएगा, याद होगा क्या होता है पिट हाउसेस, है ना। Ground with stability. This may have provided shelter on the cold weather. Archaeologists have also found cooking hut both inside or outside the huts, which suggests that depending on the वेदर के हिसाब से वो अपना उसको यूज करते थे। ठंडे में अंदर में घर के अंदर खाना बनाते थे और जब गर्मी का थोड़ा वेदर आता हो तो उसमें बाहर। पीपल कुड कुक फूड आइदर इंडोर और आउटडोर, है ना। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स।
as well. Many of these are different from the earliest Paleolithic tools, and that is why they are called Neolithic. हम लोग पहले पढ़े थे बेटा पैलियोलिथिक एज में जो बड़े पत्थर का स्टोन बनता था, फिर सेकंड पढ़े थे हम लोग मेसोलिथिक एज मैंने मिडिल स्टोन, उसमें थोड़े जो टूल्स के जो साइज थोड़े से छोटे होते गए, और जो नियोलिथिक है मतलब नियो मतलब नया नया पत्थर से जो टूल्स बनाने गए इसमें, है ना, नियोलिथिक टूल्स इसमें आए. दिस इंक्लूड टूल्स दैट वेयर पॉलिश टू गिव ए फाइन कटिंग एज. इसमें जो टूल्स थे वो एकदम पॉलिश किए हुए थे और फाइन कटिंग एज थे. एंड मोर्टार्स एंड पिस्टल्स यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस. देखिए इसमें और भी क्या मिलेगा, मॉस्टर एंड पिस्टल मिले, जिसमें कि भाई वहाँ पर खेती कर रहे हैं तो खेती करे तो आपको कुछ फसल अनाज आएंगे तो उसको कुछ ग्राइंड करने के लिए भी चाहिए आपको, है. तो इसमें उसमें उन लोगों ने कहा वहाँ पाया मोर्टार्स एंड पिस्टल्स भी मिले. उसके फिगर दिखाते हैं. मोर्टार्स एंड पिस्टल्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन, वही उसको ग्रेन को ग्राइंडिंग करने के लिए. इवन टुडे सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर एट द सेम टाइम tools of the Paleolithic types continue to be made and used. And remember, some tools were also made of bone. कुछ टूल्स बोन्स के बने भी होते थे बेटा, है ना. आपको फिगर में दिखाते हैं. ये भी टूल्स देख लीजिए जो बुक में आपके हैं. ये न्यू स्टोन टूल्स है बेटा, है ना. अभी उसमें भी दिखाते हैं आपको. कंपेयर दिस विद द टूल्स शो ऑन पेज 13 पेज पे जाइएगा, उससे मैंने पैलेलिथिक एज वाले टूल्स को दिखेगा जो बड़े स्टोन के बने होते हैं, है ना. पहले आप इसको देख लीजिए, क्या बोलते हैं ये मोर्टार्स एंड पिस्टल देखिए, अब उसको टूल्स देखिए, आपको दिखाते हैं. देखिए ये है, ये मोर्टार्स एंड पिस्टल्स. कुछ और भी दिखाते हैं इसमें. देखिए पहले ज़माने की देखिए, देख रहे बेटा ये कैसे हैं, कैसे लोग भाई इसमें अपना अनाज को ग्राइंड करते. ये देखिए टूल्स, ये न्यूलिथिक एज के टूल्स देखिए, शार्प एकदम पॉलिश्ड किए हुए, है ना. ये समझ गए. एक और होगा, आपको दिखा देते. एक और है इस फिगर में. आप फिगर देखेंगे ना बेटा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा. ये सब देखिए स्टोन्स हैं, ये सब देख रहे हैं. ये तो पैलेलिथिक एज के टूल्स देखिए बेटा, है ना. ये देखिए जो बताए थे पैलेलिथिक एज के टूल्स, है ना, बड़े पत्थरों को यूज़ करके जो बनाए हैं हमारे जैसे, हैं. और बता रहे हैं, और देखिए ये देखिए, हाँ ये देखिए, ये वाला देखिए बेटा, ये देखिए, ये है ना मोर्टार्स एंड पिस्टल्स, जिससे मसाला को पीसने के काम में आता था. इन लोग को पहले ऐसा था, है ना. और ये देखिए ये पैलेलिथिक एज के टूल्स देखिए, बड़े पत्थर के जो टूल्स बने हैं पैलेलिथिक एज के स्टोन टूल्स ये, है ना. और ये देखिए हमारे, ये देखिए नियोलिथिक एज के टूल्स देखिए, शार्प एंड छोटे छोटे हैं, नए नए पत्थर के जो बने हैं, नियोलिथिक एज टूल्स हैं. समझ आया बेटा. अब आते हैं हम लोग बुक में, चैप्टर में आते हैं, है ना. अब आइए, many kinds of earthen pots have also been found. These were sometimes decorated and वे आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स. देखिए बहुत सारे अर्थन पॉट्स भी मिले हैं जो उसको डेकोरेट भी किया गया है और जिसका यूज़ किया गया बहुत सामान चीज़ को, कई चीज़ों को स्टोर करने के लिए. पीपुल बिगेन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड. और उन्होंने बर्तन बनाना शुरू किया छोटा छोटा, उसमें अपने खानों को पकाने के लिए. स्पेशली ग्रेन्स. कौन सा ग्रेन्स, लाइक जैसे राइस, व्हीट. देखिए पॉट है, जैसे उन्होंने क्या पकाना शुरू किया, जैसे राइस, व्हीट एंड लेंटिल्स, दाल. दैट नाउ बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द डाइट. जो हमारे डाइट के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है, चावल, दाल, है ना, रोटी, व्हीट से. बिसाइड्स दे बिगेन वीविंग क्लोथ्स using different kinds of materials. For example, cotton that could now be grown. जैसे लोग कपड़े को बुनना भी शुरू किया, है ना, कपड़े को बुनना भी शुरू किया. और जिससे उसका कौन सा मटेरियल यूज करते थे बुनने के लिए बेटा, कॉटन, जूट, है. जिससे उन्होंने कपड़ा सिलना शुरू किया, टेंट बनाना शुरू किया. ये सब काम शुरू हो गया था बेटा इस समय, है, न्यूलिथिक एज में. डिड थिंग चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस. क्या तुम सोचते ये सब तुरंत अचानक चेंज हुआ? नो.
नहीं, ऐसा नहीं हुआ, नॉट क्वाइट इट, मेनी ईयर्स, बहुत समय लगे। मेन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड, बहुत लंबे समय तक वो लोग शिकार करते थे, जानवर को मार के खाते थे और पेड़ पौधों से अपना फल खाने का सामान इकट्ठा करते थे। एंड एल्स वेयर पीपुल अडॉप्टेड फार्मिंग एंड हार्डिंग, धीरे धीरे फिर उन्होंने फार्मिंग बनना, किसान बनना शुरू किया और झुंड में जानवरों को पालना शुरू किए हैं। बहुत धीरे धीरे ये प्रोसेस हुआ। ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स, कितना, सेवरल थाउजेंड ईयर्स लगा बेटा। बिसाइड्स इन सम केसेस पीपुल ट्राइड टू कंबाइन दिस एक्टिविटीज डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। समझ में, ये शिफ्ट करे, वही करे, अचानक नहीं हुआ। ये ऐसा नहीं हुआ कि एक पीढ़ी हंटर किया तो दूसरा पीढ़ी आया तो तुरंत फार्मर वाला काम करना शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं चला कि उसको पता चला कि नहीं खेती करना तो खेती करना शुरू किया है। ऐसा नहीं हुआ बेटा, वो हजारों साल लगे, ये हजारों साल दौरान के साथ धीरे धीरे हुआ। समझ में, बहुत सारी इसमें पीढ़ियां लगी, बहुत सारी पीढ़ियां लगी, तब जाके ये धीरे धीरे इन लोग का ये शिफ्ट हुआ। फिर व्हाट अबाउट अदर कस्टम एंड प्रैक्टिसेस, देखिए जो पॉट दिखा रहा, पूछ रहा व्हाट डू यू थिंक अबाउट हैव बीन स्टोर इन दिस जार। समझ गए। व्हाट अबाउट अदर कस्टम एंड प्रैक्टिसेस, देखिए क्या है और क्या क्या इनका कस्टम प्रैक्टिसेस होते हैं। जैसे आर्कियोलॉजी डज नॉट टेल अस डायरेक्टली अबाउट दिस, स्कॉलर हैव स्टडीड the lives of present day farmers who practice simple agriculture. They have also studied the life of herders. Many of these farmers and herders लिव इन ग्रुप। ये लोग जो फार्मर और हर्डर्स कैसे थे, एक ग्रुप में रहते थे बेटा। दे कॉल ट्राइब्स, उनको क्या बोलते हैं, ट्राइब्स। जो फार्मर्स और हर्डर्स जो ग्रुप में रहने लगे तो उनको रहते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, ट्राइब्स। स्कॉलर्स फाइंड दैट दे फॉलो सर्टेन कस्टम एंड प्रैक्टिसेस दैट मे हैव एक्साइटेड अर्लियर एज वेल। जैसे ट्राइब्स क्या है बेटा, ट्राइब्स क्या है, यूजुअली 2 और 3 जनरेशन लिव टुगेदर इन स्मॉल सेटलमेंट और विलेजेस। देखिए यह प्रायः क्या है कि 2 या 3 जनरेशन जो एक साथ एक गांव में एक स्मॉल सेटलमेंट और विलेजेस में, एक गांव में जो रहने लग गया, रहता है बेटा। मोस्ट फैमिलीज आर रिलेटेड टू वन अनदर एंड ग्रुप ऑफ सच फैमिलीज फॉर्मल ट्राइब्स। जैसे इस तरह से माने क्या 500-600 इस तरह के लोग एक साथ रहते होंगे, उसमें सब फैमिली वाले जो एक दूसरे को जानते थे, सब एक दूसरे से रिलेटेड थे, सब एक दूसरे के बारे में जानते थे, तो वो क्या है बेटा, वो ट्राइब। उनका एक फॉर्म क्या हो गया, वो ट्राइब हो गया। मतलब कहने का मतलब कि 2 या 3 जनरेशन जो है एक साथ एक रहता था इन स्मॉल सेटलमेंट, एक छोटे बस्ती में या गांव में रहते थे। हाँ, और मोस्ट फैमिलीज आर रिलेटेड, उसमें जो फैमिली थे एक दूसरे से बहुत रिलेटेड थे, जान पहचान, सब एक दूसरे को जानते थे। एंड ग्रुप ऑफ सच फैमिलीज फॉर्म ए ट्राइब। जैसे मेंबर्स ऑफ ए ट्राइब फॉलो ऑक्यूपेशन सच एज हंटिंग, गैदरिंग, फार्मिंग, हर्डिंग एंड फिशिंग। उसमें जो ट्राइब लोग जो थे उसमें सभी मेंबर्स लोग को क्या ऑक्यूपेशन था बेटा, जैसे हंटिंग मतलब वो शिकार करना, गैदरिंग मतलब वो वही फल अपना पेड़ पौधों से खाना इकट्ठा करना, फार्मिंग वो खेती करना, हर्डिंग झुंड में जानवरों को पालना, एंड फिशिंग मछली पालना है। यूजुअली वुमेन डू मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल वर्क, वो लोग करते थे, इंक्लूडिंग प्रिपेयरिंग द ग्राउंड, सोइंग सीड मतलब सीड को बोना बेटा, है सोइंग सीड, सीड को बोना। लुकिंग आफ्टर द ग्रोइंग प्लांट, जब आपका प्लांट खिल रहा ग्रो कर रहा है तो उसका देखभाल करना, एंड हार्वेस्टिंग ग्रेन है। चिल्ड्रेन ऑफन लुक आफ्टर प्लांट्स, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट माइट ईट देम। हाँ, वही बता रहे कि एनिमल, उसको पौधे को रक्षा करना पड़ता है, किससे बेटा, जानवरों से और चिड़ियों से। जब उससे फसल तैयार होता है तो उन लोग भी सोचता है खाने के लिए, तो वो सब बच्चे लोग भी उसमें उसका ध्यान रखते थे, लोग पौधों का देखभाल करते थे बेटा। वुमेन आल्सो ट्रेस हस्क एंड ग्राइंड ग्रेन। समझ में, मैन यूजुअली लीड लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स in search of pasture. Children often look after small flocks. The cleaning of animals and milking is done by both men and women. समझ में आया? Both men and women make pots, basket, tools and hearths. दोनों मिलकर बनाते थे बेटा। Pots बनाएंगे मिट्टी के बर्तन, basket, tools and hearths. They also take part in singing, dancing and decorating their hearths. अब वो एक साथ मिलकर रहते थे और एक साथ गाना गाते थे, डांस करते थे और अपने झोपड़ी को, हट को सजाते थे बेटा। समझ में, वो अपने हर्ट्स को सजाते थे हैं।
सम ऑफ मेन आर रिगार्डेड एज लीडर्स, उसमें से जो कुछ आदमी थे वो बहुत लीडर के रूप में उपयोग होते थे। दे मे बी ओल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड और यंग ब्रेव वॉरियर्स और प्रिस्ट। जो उसमें ओल्ड होता था ना बेटा, जिनको एक्सपीरियंस होता था और वो बहुत योद्धा होते थे और पुजारी होते थे। ओल्ड वोमेन आर रिस्पेक्टेड फॉर देयर विजडम एंड एक्सपीरियंस। देखिए ट्राइब्स में क्या, जो जो सबसे ओल्ड है उसको बहुत रेस्पेक्ट देते थे। किस बात के लिए रेस्पेक्ट देते थे? कि उनको बहुत ज्ञान होता था और उनको एक्सपीरियंस होता था। क्योंकि भाई ट्राइब्स लोग तो जंगल में रहते थे, झाड़ जंगल जंगल में रहते थे, तो इन लोग को हम लोग जैसा घर थोड़ा था कि हम लोग जैसे घर में सेफ अच्छे से रहेगा। तो इसलिए उनको वहाँ जंगल में रहने के लिए, वहाँ तो हॉस्पिटल भी नहीं है, तो इसलिए बूढ़े बुजुर्ग की आवश्यकता होती थी। भाई उन लोगों का एक्सपीरियंस रहेगा तो हमें सब चीज़ में फायदा रहेगा। तो कि जानवरों को कैसे मारना है, क्या ट्रेजेडी बना, क्या ट्रेजेडी से उसको हमको उसको पकड़ना है, क्या करना है, ये सब उनसे उनको ज़्यादा आता था। ओल्ड जो पर्सन थे उनको ज़्यादा ज्ञान था इसके बारे में, उनको रिस्पेक्ट किया जाता था। किसके लिए? विजडम एंड एक्सपीरियंस के लिए बेटा, समझ में। ट्राइब्स हैव रिच एंड यूनिक कल्चरल ट्रेडिशन है, इंक्लूडिंग देयर ओन लैंग्वेज। उनका अपना लैंग्वेज होता था, अपना म्यूजिक, स्टोरीज एंड पेंटिंग्स। जैसे लोक कथाएं उनकी अपनी होती थी, उनकी अपनी अपनी पेंटिंग होती थी। दे ऑल्सो हैव देयर ओन गॉड्स एंड गॉडेसेस। उनके अपने भगवान होते थे। उनका अपना था कि भाई इस दुनिया को कौन बनाया। उनके अपने भगवान, अपने गॉड एंड गॉडेसेस होते हैं बेटा। What makes tribes different from many other scientists you will be studying about is that land, forest, grassland, and water are regarded as the wealth of the entire tribe, and everybody share and use this together. सब लोग मिलके एक साथ सब काम करते थे। There are no sharp difference between the rich and the poor। जैसे हम लोगों में शहरों में क्या है कि जो अमीर है तो बहुत अमीर है बेटा, जो गरीब है तो बिल्कुल गरीबी है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन इसमें ट्राइब्स वाले लोग में सब लोग बराबर है, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं। इन लोग को नेचर से बहुत लगाव। किसी को लोग जंगल में पेड़ पौधों के बीच में रहते हैं, ये लोग नेचर को बहुत प्यार करते हैं। उनको अगर झरना दिखाई दे जाएगा तो उसको अपना वेल्थ मानते हैं, कहते हैं ये मेरा वेल्थ है, ये मेरा संपत्ति है। वो लोग बहुत प्यार करते हैं नेचर से। हम लोग अपना वेल्थ क्या मानते हैं? सोना चांदी, ये हमारा वेल्थ है, लेकिन उन लोग का ये वेल्थ है। कहने का मतलब है कि उन लोगों में कोई अमीर गरीब की कोई बात नहीं है बेटा, है ना। अब क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट? ए क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़, है ना। This site is located in a fertile plain near the Bolan Pass, which is one of the most important routes into Iran. मेहरगढ़ एक क्या है बेटा? फर्टाइल प्लेन है, यानी कि उपजाऊ जमीन है ना, जहाँ बोलम पास के पास है, यानी ईरान का ये रूट है। समझ गए? ईरान का रूट है ये। मेहरगढ़ वाज ए प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेस वेयर वुमेन एंड मेन लर्न टू ग्रो बार्ली एंड वीट। ये ऐसा प्लेस है जहाँ मेन और वुमेन ने सबसे पहले क्या सीखा कि बार्ली को कैसे, वीट और बार्ली को इन्होंने सबसे पहले ग्रो किया। किसको पहले ग्रो किया बेटा? वीट एंड बार्ली को। याद रखिएगा, मेहरगढ़ में प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेस वेयर वुमेन एंड मेन लर्न टू ग्रो करना सीखा सबसे पहले, वीट एंड बार्ली एंड रेयर शीप एंड गोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। इसी एरिया में उन्होंने सबसे पहले वीट एंड, हमने बताया ना डोमेस्टिकेटेड एनिमल जो सबसे पहले हमारे कौन है, तो बताया गोट एंड शीप है। तो वही बताया, इसी जगह पे इन्होंने सबसे पहले गोट एंड शीप एनिमल्स को ये पालना शुरू किया, और प्लांट में ये वीट एंड बार्ली को उगाना शुरू किया सबसे पहले इसी दिस एरिया में। It is one of the earliest villages we know about, है ना। Archaeologists also excavated the site, found evidence of many kinds of animals bones, और भी animals के bones मिले from the earliest levels. This included bones of wild animals such as the deer and pig. In later levels, they found more bones of sheep and goat, and in still later levels, cattle bones are most common, suggesting that this was the animal that was generally kept by the people, है ना। अदर फाइंड एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगुलर हाउस। इसको भी दिखाते हैं आपको ना, ये लोग कैसा घर में रहते थे बेटा, इनका घर कैसा बना होता था? स्क्वायर या रेक्टेंगुलर हाउस इनका होता था। ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट, सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज। ओके,
और when people die their relative and friends generally pay respect of them. पहले भी लोग देखिए, अगर उनके रिलेटिव या कोई फ्रेंड अगर उनका डेथ हो जाता तो उनके लिए भी लोग रेस्पेक्ट होते थे. जैसे पीपल लुक आफ्टर देम परहैप्स इन द बिलीव दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ. देखिए देखिए क्या है, जैसे लोग सोचते, हाँ, पीपल लुक आफ्टर देम परहैप्स इन द बिलीव दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ. जैसे बेटा ये लोग सोचते थे कि मरने के बाद भी एक दूसरा लाइफ होता है, मरने के बाद भी लोग किसी और दुनिया में जाते हैं और इनकी दूसरी जिंदगी हो जाती है ना, है दूसरी जिंदगी हो जाती है इनकी. तो क्या हुआ है, तो पीपल लुक आफ्टर देम, हाँ, परहैप्स इन द बिलीव दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ द लाइफ आफ्टर डेथ. मैंने वो लोग सोचते थे कि लोग मर जाते तो मरने के बाद भी उनकी दूसरी दुनिया हो जाती है, ऐसा लोग ऐसा विश्वास करते थे. Burial is one such arrangement. Several burial sites have been found of Mehergarh. In one instance, the dead person was buried with goats, which were probably meant to serve as food in the next world. देखिए बेटा, burial means क्या होता है, यानी बरी में दफनाया हुआ है, यानी ऐसी जगह जहाँ पर किसी को दफनाया गया है, दफनाया गया है बेटा, है. मैंने लोगों का ऐसा विश्वास होता था, जैसे कि आज भी देखिए हम लोग कब्रिस्तान पे चाहे कहीं उसमें कब्रिस्तान में जाते हैं तो लोग फूल देके उनको रेस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं. चाहे चर्च लोग जाते हैं वहाँ पे, सॉरी चर्च में नहीं, मतलब वहाँ पे कब्रिस्तान में बेटा, कब्रिस्तान में गए तो वहाँ पे भी लोग जाके वो फूल चढ़ा के लोग ऑफर करते हैं, उनको रेस्पेक्ट देते हैं. तो वहाँ उस समय भी लगता था कि लोग जो जिनको दफनाया जाता तो उनके साथ, माने उनके मरने के बाद उनकी दूसरी दुनिया होती थी ना बेटा, तो उनके साथ कुछ उनकी ज़रूरीमंद चीज़ जो उनको काम में आने वाली चीज़ है, माने मरने के बाद उनको जो काम आएगा वो चीज़ भी उनके साथ दफनाया गया. तो लोगों का मन में ये समझ में आया कि भाई उन लोगों को लगता था कि मरने के बाद एक दूसरी दुनिया भी होती है, अगर वहाँ जाएंगे तो इस सामान की भी आवश्यकता पड़ेगी उनको, तो इसलिए उसको साथ में दफना दिया जाता था. एक और क्या पाया गया, एक लोग को जो दफनाया गया उनके साथ एक गोट मिला है, एक गोट के साथ उनको दफनाया गया था. समझ गए हैं, क्योंकि उनके आसपास ये सब सामान वहाँ पे मिली, जो दफनाया गया था ना, तो उनके जरूरत के सामान जो उनको चाहिए होता है वो सब उनके आसपास मिलते. ऐसा लोग अनुमान लगा रहा है कि इस तरह से लोग सोचते थे कि मरने के बाद एक दूसरी दुनिया होती है, वहाँ जाएंगे तो ये सब सामान की आवश्यकता होगी, इसलिए वो लोग उस सामान को भी उसके साथ दफना देते थे. ऐसा न रेस्पेक्ट करते थे इस तरह की बातें को. और एक के साथ क्या दफनाया गया था, गोट के साथ एक को दफनाया गया. समझ में आया, फिगर में भी देख सकते हैं, इसमें देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं, बरियल फॉर्म मेहरगढ़ है ना. मैंने कहा देखिए रेक्टेंगल शेप का ये हाउस देखिए मेहरगढ़ का है ना. नेक्स्ट आइए, एक क्लोजर लुक, डॉजल हेडिंग. देखिए क्या ये, फाइंड डॉजल हेडिंग ऑन मैप टू पेज नंबर 14. वहाँ पे आप मैप में देखिएगा पेज नंबर 14 में. दिस इज ए साइट ऑन द हिल्स नियर द ब्रह्मपुत्र वैली क्लोज टू रूट्स लीडिंग इनटू चाइना एंड म्यांमार. यह एक पहाड़ी एरिया है बेटा, ये ब्रह्मपुत्र वैली के पास है. ब्रह्मपुत्र क्या एक नदी है जो बेटा चाइना से ही होकर हमारे इंडिया में आती है और फिर कहाँ जाती है, बांग्लादेश में, और फिर जाके फिर बे ऑफ बंगाल में वो मिल जाती है अंत में. समझ में आया. तो ये पहाड़ी एरिया जहाँ वहाँ पे भी क्या क्या मिले, हियर स्टोन टूल्स, यहाँ स्टोन टूल्स मिले इंक्लूडिंग मोर्टार्स, हमने जो दिखाया मोर्टार्स एंड पिस्टल्स हैव बीन फाउंड, यहाँ पाए गए. इसका मतलब कि यहाँ भी खेती होता था तभी ना बेटा, यहाँ भी लोग कभी न कभी फार्मिंग करते थे, क्योंकि यहाँ पे क्या मिले हैं, ये आपके मोर्टार्स एंड पिस्टल्स मिले हैं. दिस इंडिकेट दैट पीपल वेयर प्रोबेबली ग्रोइंग ग्रेन एंड प्रिपेयरिंग फूड फ्रॉम इट. समझ में. अदर फाइंड्स इंक्लूड जेडाइट, ए स्टोन दैट मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम चाइना. जेडाइट एक खास किस्म का स्टोन है बेटा, इसको हो सकता है कि ये कहाँ से लाया गया, चाइना से लाया गया इसको, है ये कहाँ से लाया गया, चाइना से. ऑल्सो कॉमन और find of tools made of fossil wood, ancient wood that has hardened into stone as poetry. देखिए यहाँ पे और क्या पाया गया बेटा, एंशियंट वुड, पूरा बहुत पुराना जमाने का वुड मिला है यहाँ पे. और क्या मिला, पोएट्री है, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, है ना, मिट्टी के बर्तन यहाँ मिले, इसमें इस जगह पे ऐसे ऐसे मिले. एल्सवेयर में क्या पढ़ेंगे बेटा, अभी हम आपको सब फिगर में थोड़ा सा दिखा देंगे. फाइंड एल्सवेयर में क्या है, ये फाइंड टर्की इन योर एटलास ऑन द मोस्ट फेमस न्यूलिथिक साइट्स, जो कैटल
कैटल हर्ड वॉज फाउंड इन टर्की, हम दिखा रहे फिगर में, देखिए जो जो टर्की मिला कैटल हर्ड, ये तो आपने देखा, ये तो सब टूल्स आपने देखे, ये तो आप देखे बेटा, थोड़ा सा फिगर दिखा देने से आपको आसानी हो जाए। ये देखिए, ये वाला हिस्सा देखिए, ये है, इसमें क्या बता रहा, ये कैटल जो कहाँ है बेटा, टर्की में है, वॉज फाउंड इन टर्की, सेवरल थिंग्स वेयर ब्रॉट फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंस, बहुत लंबे बहुत दूर से सामान यहाँ पे लाया गया, जैसे यहाँ पे क्या है, फ्रॉम सीरिया से कुछ सामान लाया गया, कॉवरीज फ्रॉम द रेड सी, कॉवरी भी देखिए ये है टर्की, जो ये कैटल है ना बेटा, और कुछ जो वो सी शेल है, कहाँ से लाया, रेड सी से लाया है, जो ईरान के पास ही है शेल, फ्रॉम द कुछ मेडिटेरियन सी से लाए गए, एंड यूज्ड इन द सेटलमेंट। आप और भी देख लीजिए, देखिए तो ये तो टूल से बेटा आप देखें, ये सब देखिए, ये तो देखे बेटा, आपको और दिखा रही, ये भी देखिए, ये भी टर्की का ही है, नहीं ये सब भी देखिए वहाँ के है, टर्की के कैटलॉग जो है वहाँ के है। और आपको दिखा रहे हैं हम टूल्स, वो दिखा रहे हैं हम, क्या दिखा रहे थे आपको, कवरेज, हाँ ये देखिए कवरेज, ये देखिए कवरेज ऐसे होते हैं, समझ गए, एज यूज्ड इन द सेटलमेंट, वही बता रहा है ना, कैटलॉग कहाँ है, टर्की में बेटा, और ये कहाँ है, सेवरल थिंग्स वेयर ब्रॉड फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंस, बहुत दूर से सामान कुछ यहाँ लाए जाते थे, फ्रॉम जैसे सीरिया से लाया गया, कॉवरेज फ्रॉम द रेड सी, जो ये कॉवरेज जो ये तो समुद्र में मिलेगा, तो ये कहाँ से लाया गया, रेड सी से, और शेल्स फ्रॉम द मेडिटेरियन सी, और भी सी शेल्स कहाँ से लाए गए, मेडिटेरियन सी से लाए गए, एंड यूज्ड इन द सेटलमेंट, इनका यूज हुआ सेटलमेंट में दिखाई दिया, वहाँ पाया गया बेटा। रिमेंबर देयर वेर नो कार्ड्स मोस्ट थिंग्स, अब हम इसमें आते हैं, चैप्टर में आते हैं, हाँ, देयर वेर नो कार्ड्स मोस्ट थिंग्स वुड हैव बीन कैरिड ऑन द बैक्स ऑफ पैक एनिमल्स सच एज कैटल और बाई पीपुल, देखिए पहले तो कोई गाड़ी नहीं थी कि सामान आदमी को ढोले, पहले बुलक कार्ट भी नहीं था, तो उसमें सामान कैसे इतना दूर दूर ढोके यहाँ लाया गया था बेटा, एनिमल्स के बैक्स, एनिमल के बैक पर इस तरह से सामान लोगों के द्वारा ढोके लाया गया था बेटा, समझ में। कैटलॉग जो टर्की में बहुत सारी चीज़ें मिली जो हमने बताया आपको, है ना, कावरी मिले, सीशेल मिले, जो आपने देखा, तो इसमें बताया वही, ये सब जो सामान दूर दूर से लाते तो कैसे लाते थे बेटा, उस समय तो वो सब तो गाड़ी उड़ी था नहीं, तो ये लोग जानवरों के पीठ पे ढो के लाते थे ये सब चीज़, समझ में आया बेटा, आपको समझ में आया, अच्छा लगा बेटा आपको, है, अंडरस्टूड, ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट, हाँ, फर्स्ट यू रीड चैप्टर, ओके, और इसका जो क्वेश्चन आंसर है बेटा, ये सब जो है ये सब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका पीडीएफ बना के हम आपको दे देंगे, है ना, इसका जो क्वेश्चन आंसर है इसका सब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आपको क्वेश्चन आंसर ट्रू फॉल्स जो भी है सब आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको हम बना के आपको देंगे। और मेरा टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम में भी उषा रानी MST करके ज्वाइन करेंगे ना बेटा, उसमें भी आएगा, तो उसमें भी आप कुछ हमसे जो भी कुछ पूछना चाहे कुछ पूछ सकते हैं, आप कुछ भी उसमें कमेंट कर सकते हैं, आपसे हमसे वो कर सकते हैं, ओके, थैंक यू।